हेलो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड नॉर्मलिटी कॉन्सेप्ट और एन फैक्टर के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि आपका एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी जगह यूज़ होता है। इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में और आपका जो 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और बाकी कई जगह पे आप रिएक्शंस को सोल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो जस्ट लाइक मोलरिटी है। मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस इतना ही है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के, उसी को हम लोग नॉर्मेलिटी बोल देते हैं। नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करेंगे तो यहां लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वी किस में है? लीटर में। वी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वी क्या है आपका? जो वी दिया हुआ है ये क्या है आपका? ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर हम लोग बात करें ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास फाइंड करने के डिफरेंट या वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स आपके पास होते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं ग्राम इक्विवेलेंट की, तो ग्राम इक्विवेलेंट हमारा होगा गिवन मास। ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा हमारा वो होगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यानी W अपॉन E। W आपका गिवन मास है, ठीक है, और E आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होगा ये अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपका E इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हो। दूसरा है ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको फाइंड करना है तो आप लिख सकते हो मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। मोल्स इनटू क्या है आपका? एन फैक्टर है। एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास मैं भी फाइंड करना सिखाऊंगा आपको। ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ यूज होगा? देखो ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका कि आप जब भी किसी रिएक्शन को डिस्कस करोगे तो उस रिएक्शन के लिए, जैसे मैंने लिखा देखो 2H2 प्लस O2 इज कन्वर्टेड इनटू 2H2, ठीक है। तो यहां आप जब स्टोइकियोमेट्री रेशियो बोलोगे तो क्या बोलोगे? 2:1:2। लेकिन जब ग्राम इक्विवेलेंट रेशियो बोलोगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट रेशियो बोलोगे तो आप ग्राम इक्विवेलेंट रेशियो हमेशा किसी भी रिएक्शन के लिए कितना होता है? 1:1:1 रेशियो में ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आपको जैसे हाइड्रोजन के बारे में आपको वेट गिवन है और आपको ऑक्सीजन का वेट पूछ लिया, मान लो बाकी कुछ भी नहीं गिवन है आपको रिएक्शन के अंदर, तो आप इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या कर सकते हो? इक्वल कर सकते हो। यानी किसी भी रिएक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम रिएक्शन के अंदर ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन के जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबके ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होंगे। तो आप कहीं पे भी ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करके कोई भी इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दो तरीके से आप निकालोगे। वेट के केस में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, मोल्स के केस में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर मैं बात करूं एक और तरीका वॉल्यूम के केस में, तो वॉल्यूम के केस में जो आप ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करोगे वो आपके पास फाइंड करने का तरीका होगा वॉल्यूम एट STP अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम एट STP अपॉन क्या होगा? इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, वॉल्यूम एट STP तो उस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, बट
हम लोग बात करें इक्विवेलेंट वॉल्यूम की, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कोई भी गैस आपको दी हुई है, उस गैस का वॉल्यूम दे दिया आपको, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास O2 है और इसका वॉल्यूम हमको दे दिया STP पे 5.6 लीटर है, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ STP पे फाइंड करना है किसका वॉल्यूम? H2 का वॉल्यूम फाइंड करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन के आएगा आपके सामने। अब आपको क्या करना है, देखो सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। आपको गैसेस बताई हुई है, एक O2 गैस है, दूसरी H2 गैस है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो आपको कैसे फाइंड करना है, देखो ध्यान से। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे आएगा यहां पे? इक्विवेलेंट वॉल्यूम आपका होगा 22.4 अपॉन मोलिकुलर मास इनटू इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इस तरीके से आप क्या फाइंड कर लोगे? इक्विवेलेंट वॉल्यूम फाइंड कर लोगे। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो फिक्स होता है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कितना होता है। ध्यान रखना, जो इक्विवेलेंट मास होगा हाइड्रोजन का, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो कितना होगा? 1। और अगर आप बात करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन का, तो वो कितना होगा आपका? 8। और अगर आप बात करोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन का, तो इन तीनों का आपको ध्यान रखना है, इसका होता है 35.5। ये इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे हैं। अब इक्विवेलेंट मास की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट की बात करते हैं। तो देखो सिंपल है भैया, गिवन मास है, नीचे इक्विवेलेंट मास है। ग्राम इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए जब इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन या इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन या इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास की जब बात करते हैं तो इनको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। मैं आपका जो यूनिट वाला प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर देता हूँ। देखो जो आपका इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करें तो एक नंबर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो इक्विवेलेंट मास है, वैसे कई जगह पे आपको यूनिट देखने को नहीं मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार जैसे इसकी यूनिट है ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात करते हो तो इसको ग्राम में डिनोट कर देते हैं। वैसे अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मेरे को देखो इक्विवेलेंट वॉल्यूम फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना भी, मेरे को किसका फाइंड करना है इक्विवेलेंट वॉल्यूम? मान लो ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है? 22.4। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 8। और यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 8 और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 32, तो ये कितना आ जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 5.6। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम किस में आएगा? आपका इक्विवेलेंट वॉल्यूम आएगा लीटर में। यानी बेसिकली इक्विवेलेंट मास और मोलिकुलर मास जो होंगे उन दोनों की यूनिट सिमिलर आ रही है, तो ग्राम मोल के अंदर उनकी दोनों की यूनिट आ रही है। और कई जगह पे आपको ग्राम लिखा हुआ मिल जाएगा, जब ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा है तो ग्राम लिख देगा। और वैसे बेसिकली जो आपका इक्विवेलेंट मास होता है उसकी यूनिट AMU वाला टर्म ही होती है, यानी ग्राम पर मोल जो मोलिकुलर मास की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपका क्लियर होगा। अब इक्विवेलेंट वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास 5.6 आ गया, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे ऑक्सीजन के? देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप बराबर कर दीजिए किसके? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप लिखिए वॉल्यूम एट STP अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसका? O2 का। यहाँ लिखिए वॉल्यूम एट STP अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये किसका है? H2 का। ये किसका है? O2 का। ये गिवन है आपको 5.6 और आपने ये फाइंड कर लिया 5.6। यहाँ पे वॉल्यूम एट STP आपको फाइंड करना है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम की बात करें तो निकालो, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा? देखो 22.4, मोलिकुलर वेट H2 का 2 और इक्विवेलेंट मास कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? 11.2। तो ये आ गया 11.2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम एट STP कितना आ जाएगा आपका? 11.2 लीटर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज़ कैसे करना होता है आपको, ठीक है।
यहाँ तक आपका क्लियर होगा ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको यूज़ कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर आपका ग्राम इक्विवेलेंट वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं मैं, यूनिट में कन्फ्यूजन मत रखना, क्योंकि जब भी इक्विवेलेंट मास वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे ना, तो देखो जब दो के इक्विवेलेंट आप इक्वल करोगे तो ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जानी है वैसे भी, ठीक है। तो कई जगह पे इसका यूनिट, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात करते हो तो ग्राम लिख देगा वो, और जब आप नॉर्मल इक्विवेलेंट मास की बात करोगे तो ग्राम पर मोल लिख देगा, खत्म बात। ग्राम इक्विवेलेंट मास के केस में ग्राम में आंसर दे देना, और इक्विवेलेंट मास अगर सिंपल बोले, ग्राम इक्विवेलेंट मास नहीं बोले तो आप ग्राम पर मोल दे देना, मोलिकुलर मास वाली यूनिट लिख देना, खत्म कहानी, ठीक है। और लास्ट अगर मैं फोर्थ फॉर्मूले की बात करूं आपका, तो देखो फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा आपका, आपने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, n इंटू वी, ठीक है, किसके अंदर, लीटर में। और अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो आप, मिली ग्राम इक्विवेलेंट की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, एन वी किसके अंदर हो जाएगा, ml के अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अभी तक सिर्फ मैंने इतना बोला आपको कि 4 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। नॉर्मेलिटी बताई मैंने आपको, नॉर्मेलिटी क्या होगी, फिर मैंने आपको बताया ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फॉर्मूले आपके पास, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला एन फैक्टर अभी मैं फाइंड करना सिखाने वाला हूँ आपको, थर्ड फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम का मैंने अलग से फॉर्मूला आपको बता दिया। यूनिट में कन्फ्यूज नहीं होना है, इक्विवेलेंट मास की अगर यूनिट यहाँ पे आई तो यहाँ पे ग्राम पर मोल बोल देना, और अगर वो ग्राम इक्विवेलेंट मास पूछे आपसे, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो यूनिट नॉर्मल ग्राम में बोल देना। अभी क्लियर है एकदम, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए, और लास्ट फॉर्मूला ये बता दिया मैंने। अब बात करते हैं कि आप एन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको फाइंड करना है एन फैक्टर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है कि एन फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बस इस वीडियो के अंदर पेशेंस बना के रखना। अब हम लोग बात करें, सबसे पहले देखो एन फैक्टर से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इक्विवेलेंट वेट देखो, हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, देखो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इट इज़ द वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वेट है, जैसे x ग्राम ऑफ एलिमेंट है कोई भी, ठीक है, वो कंबाइन हो रहा है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बोला ना ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन का जो वेट होगा हमेशा फिक्स होगा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ये x ग्राम है, ठीक है, इसी x ग्राम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूं, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए आप, ऑक्सीजन के एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन के एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरीन के एग्जांपल देख लीजिए। इसमें सारे एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपने NaH लिखा, आपने CaH2 लिखा, यहां देखिए सोडियम कितना है 23 और हाइड्रोजन कितना है 1, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, उसके साथ 20 ग्राम ऑफ सोडियम कंबाइन हो रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना है, तो आप कितना बोलोगे, 23 ग्राम, या फिर नॉर्मल आप बोल दो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना है, 23 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की बात करें, यहाँ पे 40 + 2 है, तो अगर मैं बात करूँ 2 ग्राम, और यहाँ पे कितना है, अगर मैं 1 मोल के लिए बोलूँ तो 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन है, उसके साथ 40 ग्राम क्या कंबाइन हो रहा है, कैल्शियम। लेकिन आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना बन जाएगा 20 ग्राम। कितने ग्राम के साथ, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना हो गया आपका, 20 हो गया, ठीक है।
मैंने बोला ना आपको, यूनिट के चक्कर में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यूनिट कई बार आपको ग्राम में, अगर आपसे बोलेगा कि आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कीजिए तो आपको ग्राम में लिख देगा। जैसे यहाँ बोल दे ग्राम इक्विवेलेंट वेट तो आप ग्राम में लिख देगा, नहीं बोलेगा तो वो डायरेक्ट लिख देगा। ठीक है, जैसे मोलिकुलर वेट है, आप कितना लिखते हो कैल्शियम का 40, तो 40 को आप AMU नहीं लगाते ना, या 40 को आप ग्राम पर मोल भी नहीं लगाते। वैसे यूनिट तो मोलिकुलर वेट की, एटॉमिक वेट की ग्राम पर मोल या फिर AMU होती है, वैसे इसकी यूनिट में भी आप ग्राम पर मोल या AMU होगी, लेकिन उसको नहीं यूज़ करते। लेकिन अगर जब वो बोल देगा कि आपको ग्राम वर्ड यूज़ कर देगा तो फिर वैल्यू आपको ग्राम में लिखनी है, क्लियरली ध्यान रख लेना। ठीक है, यूनिट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बच्चा। जैसे आप बात करो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और फोर्थ एग्जांपल में बात करूं जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम का कितना है 24, यहाँ पे कितना है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम 16 ग्राम ऑक्सीजन, लेकिन 8 चाहिए आपको तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा, यानी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम कंबाइन हो रहा है, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है किसके साथ, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे 8 ग्राम के साथ ही चाहिए था x ग्राम, जो भी x एलिमेंट, x ग्राम ऑफ एलिमेंट था। यहाँ W आपसे कोई पूछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, तो आप बोल दीजिए कितना होगा 12। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम की बात करें तो 40 प्लस कितना है 16 है, लेकिन आपको कितना चाहिए 8 के साथ चाहिए, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट आपसे कोई बोले कैल्शियम का कितना होगा, तो आप बोल देना कितना होगा 20 होगा। ठीक है, जैसे मैं क्लोरीन के साथ भी आपका कोई एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे आपने बोला CCl4 ले लेते हैं, चलो CCl4 है, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, कार्बन कितना है 12, ये कितना है 4 × 35.5, लेकिन आपको कितना चाहिए 35.5, 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 3 + 35.5, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कितना हो गया, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कितना हो गया आपका, वो हो गया 3। ठीक है, आपको आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, पक्का यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लेना बच्चा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा अगर, तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब आपको मेन पर्पज़ पे आते हैं कि आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड कैसे करना है। ये तो नॉर्मल बात हुई, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं दिए जाएंगे कंपाउंड्स। तो आपको जब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको लिखना है मोलिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, मोलिकुलर वेट भी हो सकता है, एटॉमिक वेट भी हो सकता है, और डिवाइड बाय किससे करना है, उसको n फैक्टर से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब बात करें, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो n फैक्टर फाइंड करते हैं। n फैक्टर की हम लोग अगर बात करें तो देखिए, फर्स्ट हम लोग बात करें फॉर एसिड्स। एसिड्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो n फैक्टर क्या होगा, जब आप एसिड्स की बात करोगे तो जो n फैक्टर होगा यहाँ पे वो होगा एसिड के लिए बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है एसिड के लिए, नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस डोनेटेड बाय एन एसिड इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। यानी कोई भी एसिड कितने H+ आयंस देगा उसी को हम लोग उस एसिड की बेसिसिटी वर्ड बोल देते हैं। तो बेस का क्या होगा, बेस का एसिडिटी होगा ना। अरे एसिड का बेसिसिटी है कितने H+ दिया, तो बेस का क्या होगा एसिडिटी कितने OH- दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो जब एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे तो आप लिखोगे मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी। ठीक है, इस केस में आप ये लिखोगे। देखो अब ध्यान से समझना है इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसिड्स के एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको क्लियरली समझाता हूँ। जैसे आपने लिया H2SO4, ठीक है, अगर मान लो ये एक H+ देता है और HSO4- बनाता है, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा इसका 1 होगा। यानी जितने H+ आयंस वो सॉल्यूशन के अंदर देगा वही तो उसका क्या होगा n फैक्टर होगा।
कई बार अब जैसे देखो, अगर H2SO4 है आपका, n फैक्टर इसका ये मान लो आपका 2H+ देता है और यहाँ पे SO4-2 बना लेता है, ठीक है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि n फैक्टर 1 होगा 2 होगा, वो तो मैक्सिमम बोलेगा, तब जाके आपको जितने H+ आप डोनेट करवा सकते हो उतने H+ डोनेट करवाना है। लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं बोलता, क्वेश्चन ये बोलता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 बस। तो फिर हम आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम कंडीशन ही लेके चलनी है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप बोलोगे इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो इसका रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, हर केस में रिएक्टेंट की बात करूंगा, तो इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। अगर यहां पे निकालना है तो इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। अब आपको एक बात पता चल रही होगी, यहां से बात ये पता चल रही होगी आपको कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो वेरिएबल नंबर है, वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल क्वांटिटी है इक्विवेलेंट वेट, वो फिक्स अमाउंट नहीं है, वो वेरी करेगा अमाउंट आपका, डिपेंड करेगा कितने H+ आपने डोनेट करवाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो H3PO4, यहां पे अगर ये एक H+ देगा, ठीक है, H2PO4-, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। अगर आपका H3PO4 2H+ देता है, तो यहां इक्विवेलेंट वेट कितना लिखोगे इसका बताओ, रिएक्टेंट का लिख रहे हैं, रिएक्टेंट मतलब ये, इसका मोलिकुलर वेट m कंसीडर कर रहे हैं हर केस के अंदर, तो ये हो जाएगा। अगर ये आपका 2H+ दे देगा, तो यहां पे देखो इक्विवेलेंट वेट क्या बनेगा, अगर इसका n 2H+ दिया तो n फैक्टर कितना हो गया 2, तो ये क्या बनेगा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर आपका H3PO4 तीनों n देगा, यानी तीनों H+ देगा, तो n फैक्टर 3 हो जाएगा। तो इस केस में, सॉरी यहां 2 आएगा ना, इस केस में आपका इक्विवेलेंट वेट क्या बनेगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 3। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं, यहां पे आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जितने भी ये H2SO4 है, H3PO4 है, HNO3 है, ये सब ऑक्सो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज ऑक्सो एसिड्स, तो ऑक्सो एसिड्स के अंदर क्या होगा कि डोनेटेड हाइड्रोजन जो होगा ना, वही हाइड्रोजन डोनेट होगा, डोनेटेड H+ अटैच्ड विद ऑक्सीजन, यानी वही हाइड्रोजन डोनेट किया जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा। फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यानी यहां पे तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो तीनों डोनेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक केस में अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग बात करें H3PO3 की, ठीक है, तो H3PO3 अगर एक H+ देगा तो यहां बनेगा H2PO3-, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा यहां पे, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1। लेकिन अगर ये H3PO3 आपका दूसरा हाइड्रोजन भी दे देता है, 2H+ दे देता है, तो ये बन जाएगा HPO3-2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपका, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। एक छोटा सा आप बात समझिए, इसका n फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि 2H+ दिया इसने, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं वो समझो, क्या ये तीसरा H+ दे पाएगा, क्या ये तीनों H+ दे पाएगा, क्या H3PO3 क्या 3 H+ दे सकता है, क्या ये बना पाएगा, कभी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि H3PO3 का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनने वाला है, और मैंने बोला था ये ऑक्सो एसिड्स है, और इनके अंदर वही हाइड्रोजन डोनेट किया जाएगा जो किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन से, तो सिर्फ 2 दे सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कितने हाइड्रोजन ये दे पाएगा। ये सिर्फ आपके कितने हाइड्रोजन दे सकता है, 2 हाइड्रोजन। जैसे H3PO2 की हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल H3PO2 की हम लोग बात करें, तो H3PO2 जैसे एक H+ दिया तो ये बनेगा H2PO2-, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट कितना होगा आपका, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1, क्योंकि n फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। क्या दूसरा दे पाएगा, नहीं भैया, क्यों,
एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है वही डोनेट होगा, बाकी हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है। और दीज आर ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स के अंदर वही हाइड्रोजन डोनेट होगा जो किसके साथ अटैच्ड होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाला, ये पूछा जाता है H3BO3 के बारे में। इसका एन फैक्टर कितना होता है, तो इसका एन फैक्टर होता है आपका 1। ठीक है, अब क्या ये एन फैक्टर ये हाइड्रोजन की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। जब आप H3BO3 के एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हो, ठीक है, तो ये कभी अपने हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता, क्योंकि ये आपको मैं पी ब्लॉक के अंदर पढ़ाऊंगा कि इसकी स्ट्रक्चर एक डिफरेंट टाइप की ट्रायंगुलर में हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है। और ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरोन तो वैसे भी। ठीक है, जैसे ये बोरोन है, ठीक है, 3 OH बना रहा है ये, यहां पे ध्यान से देखिए, लेकिन इसके पास एक ऑर्बिटल वेकेंट होगा ना, यहाँ पे अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं और एक ऑर्बिटल इसके पास वेकेंट होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये ऑर्बिटल वेकेंट है, तो ये क्या करता है कि जो OH माइनस के इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने साथ ले लेगा, और जैसे ही अपने साथ लेगा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, B 3 OH पहले से है, एक OH और आ गया, यानी BOH4 और एक माइनस चार्ज आया, और कितना H प्लस दिया इसने, एक H प्लस। तो इसके लिए एक नोट याद रखना, ये क्वेश्चन आपका नीट के अंदर पूछा हुआ है और जेई मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, कि जो H3BO3 होगा क्या प्रोटिक एसिड है क्या? अरे प्रोटॉन दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से H3BO3 इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड होगा आपका, मोनो बेसिक नॉन प्रोटिक बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, नॉन प्रोटिक एसिड होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है किसका, H3BO3 का, तो आप क्या करिए, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है, 1 है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जैसे आप बात करिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको किसका, HNO3 का। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको HClO4 का, और इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको H2S2O7 का, या फिर और भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, H2S2O6 या कोई भी स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। और आपको पता है HNO3 जो होगा ना, इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, नाइट्रोजन की इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, और इसी हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकता है, तो ये हो जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1, क्योंकि एन फैक्टर कितना होगा इसका, 1 होगा। ठीक, HClO4 में भी यही होता है, एक ही H प्लस दे पाएगा, तो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1। H2S2O7 में क्या होगा, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है, डबल बॉन्ड हो OH और बीच में ऑक्सीजन, कितने दे पाएगा ये, 1 और 1, यानी इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 2 एन फैक्टर हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर अब मैं बात करूं कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसी रिएक्शंस आपको दी हुई हो जहां पे आपको इस तरीके से कंपाउंड ना देके रिएक्शन दे आपको, ठीक है, जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं आपके सामने, देखिएगा। अब देखो आपको ऐसे रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, और आपको बोला हुआ इन कंपाउंड्स का मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर दिए। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका एन फैक्टर कितना है। इसका इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड करना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका एन फैक्टर कितना है। अगर इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका एन फैक्टर कितना है, ठीक है। तो देखो एक सिंपल तरीका है, पहले आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आप H2O चेक कर लीजिए, जितने मोलिक्यूल्स ऑफ H2O बन रहे हैं ना, यहाँ पे जितने मोलिक्यूल्स ऑफ H2O बन रहे हैं आपके, उतना ही आपका एन फैक्टर हो जाएगा। बस सिंपल है, जितने आपके मोलिक्यूल्स ऑफ H2O बन रहे हैं उतना एन फैक्टर हो जाएगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ये नॉर्मल वे है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर पता लगाना है क्यों, तो देखिए इसने एक ही H प्लस अपना दिया है और इसने एक OH माइनस दिया है, तभी तो एक H2O बना।
इसने यहाँ पे 2H प्लस दिए, इसने 2OH माइनस दिए, तभी तो 2H2O बने। इसने 3H प्लस दिए, इसने 3OH माइनस दिए, तभी तो 3H2 बने। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप डायरेक्ट वाटर के मोलिक्यूल में तो H प्लस और OH माइनस आएंगे, तो जितने बनेंगे उतने H प्लस ये देगा, उतने OH माइनस ये देगा। समझ गए? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें एन फैक्टर इन केस ऑफ बेसिस। ठीक है, तो बेस के केस में एसिडिटी होगी, यानी कितने OH माइनस कोई भी डोनेटेड बाई ए बेस इन द सॉल्यूशन, यानी कोई भी बेस कितने OH माइनस आयंस डोनेट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, NaOH है, ठीक है, आपका जैसे CaOH होल ट्वाइस लिख दीजिए आप, या फिर आप लिख दीजिए AlOH होल थ्राइस लिख दीजिए। ठीक है, अब डिपेंड करेगा, देखो कंडीशंस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। NaOH में क्या होगा, Na प्लस जाएगा और OH माइनस जाएगा, तो एक ही OH दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम लोग बात करते हैं तो देखो पहले ऐसा हो सकता है ना कि ये अपना एक OH माइनस दे, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर इस केस में कितना होगा, 1 होगा। लेकिन दूसरा केस ऐसा भी तो बन सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका वो अपने दोनों OH माइनस दे दे, तो इस केस में एन फैक्टर कितना होगा आपका, 3 हो जाएगा। जब आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप बात कर रहे हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में पहले हम मान लेते हैं कि इस तरीके से ये अपने पहले इसने एक OH माइनस दिया, ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 1। अगर इसने अपने 2 OH माइनस दे दिए, ठीक है, AlOH प्लस 2 और यहाँ दे दिया 2 OH माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। और अगर इसने आपका AlOH होल थ्राइस में से तीनों OH माइनस दे दिए, AlOH, हाँ सॉरी यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ बचा आपका Al प्लस 3 और यहाँ आ गया 3 OH माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया आपका, 3। तो आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आपको कोई बोले इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ईजी है आपके लिए। इक्विवेलेंट वेट आप लिख ले दीजिए, मोलिकुलर वेट अपॉन 1। ये मैं किसका निकाल रहा हूँ, रिएक्टेंट का निकाल रहा हूँ, ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बाई 1, यहाँ इस केस में मोलिकुलर वेट बाई 2, यहाँ इस केस में इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट बाई 1, यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बाई 2, और इसके लिए हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बाई 3। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको आराम से क्लियरली समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग एन फैक्टर की, तो केस नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टर जो होगा सोल्ट्स के लिए वो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे समझें इसको, जैसे NaCl है, आपको NaCl का आपने क्या बनाया, Na प्लस बनाया और Cl माइनस बनाया, तो इस केस में चार्ज कितना है, देखो टोटल पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव भी कितना है, 1 है, तो एन फैक्टर विदाउट साइन लिखना है तो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में बात करूँ, जैसे आपने लिखा MgCl2, तो यहाँ पे देखिए Mg क्या बनेगा, 2 प्लस बनेगा और Cl 2Cl माइनस बनेगा। अब देखो टोटल पॉजिटिव कितना है, 2 है, टोटल नेगेटिव -1 है, एक क्लोरीन का, 2 क्लोरीन है, कितना हो गया, 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, जैसे AlCl3 की बात कर रहे हैं, तो AlCl3 में आपने बनाया Al प्लस 3 और 3Cl माइनस, तो यहाँ 3 × 1 3 हो गया और यहाँ 3 है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है NaCl का, तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, तो NaCl का वेट मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 1 कर दीजिए। यहाँ फाइंड करना है MgCl2 का, तो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यहाँ फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट, तो क्या कर दीजिए, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। आसान है। अब देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल को आपको सोल्व करना है, यहाँ पे इसका एन फैक्टर फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, देखो टोटल पॉजिटिव यानी जितना मोल बन रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 3 प्लस 3 कर दीजिए, 6 आ जाएगा, और 3 × 2 6 आ जाएगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करिए, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, जैसे आपने लिखा KCl.MgCl2.6H2, आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है,
तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कीजिएगा आप। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, देखो यहाँ प्लस, यहाँ -1, Mg+2 होगा और ये -1। तो देखिए प्लस का 1 और प्लस का 2, 3 हो गया, और यहाँ -1 और 2 × 1 -3, तो n फैक्टर कितना हो गया इसका, 3 हो गया। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। कई बच्चों का डाउट हो सकता है H2 को क्यों कंसीडर नहीं किया। भैया H2O जो होगा आपका, उसका चार्ज 0 होता है, आप ये बात समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम आप ध्यान रख लेना, इसको बोला जाता है कार्नेलाइट, ठीक है। आप जैसे कुछ एग्जाम्पल और है, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2 की बात कर लें, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटाश एलम। फिटकरी होती है ना, फिटकरी, वही यही होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना होगा, यहाँ +1, यहाँ -2, यहाँ +3, यहाँ -2, 3 × 2 6 और 2 × 1 8, 2 आ जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा प्लस का, 4 × 2 8, सॉरी SO4 टोटल पे -2 है ना, तो 2 और इधर 6, ये भी 8 हो गया, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 8। तो अब आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर कितना है, 8 है, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल मैं लिख के देता हूँ, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, देखो +2 -2 इधर +1 -2, टोटल माइनस काउंट करो 4 और 2 और 2 4, तो n फैक्टर कितना हो गया इसका, 4। तो इसका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सोल्ट अपन ने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, 4th नंबर। केस नंबर 4 हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में हम 3 टाइप के केसेस डिस्कस करेंगे। उसमें केस फर्स्ट है जब एक ही एटम का आपका ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास KMnO4 है, ठीक है, और KMnO4 मेरा एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर। तो यहां पे जब मैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूंगा यहां पे, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा। आपको नहीं आता तो आप पिछले जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके अंदर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिएगा, प्लेलिस्ट में रेडॉक्स करके टॉपिक है, उसमें फर्स्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। तो यहां +7 से किस में गया, +2 में, तो 5 का चेंज आया है। पर मॉलिक्यूल चेक करना है, या सॉरी हाँ, इन्हें मॉलिक्यूल पर एटम चेक करना है आपको। एक एटम है, यहाँ पे मैग्नीज का नंबर कितना है, 1 है, तो चेंज कितना आ गया आपका, 5 आ गया। जैसे मैं बात करूँ KMnO4 है मेरे पास, ये अगर आपका कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर, तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +7 है, तो यहाँ पे कितने का चेंज आया, आप ढंग से देख के बताइए मेरे को। 3 का चेंज आया। मैग्नीज का एटम कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। n फैक्टर कितना हो गया इसका, यहाँ पे n फैक्टर हो गया आपका 3, यहाँ पे n फैक्टर कितना हो गया आपका 5। अब ये कंडीशन किस में होती है, और लास्ट कंडीशन है KMnO4 जो आपका है, जैसे KMnO4 है, ये कन्वर्ट हो जाए अगर आपका K2MnO4 के अंदर, तो यहाँ +7 है, यहाँ होगा +6, कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, और पर एटम 1 नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, तो n फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप क्या कीजिए, इस केस के अंदर अगर आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 5 कीजिए। यहाँ निकालना है KMnO4 का, तो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 3 कीजिए, और यहाँ KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप क्या कीजिए, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय कितना कीजिए, 1 कीजिए। अब कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे इस टर्म में भी, तो अरे तो चेंज ही होगा ना, नंबर ऑफ एटम्स थोड़े बदले हैं। चेंज तो चाहे आप इधर से देखो, चाहे आप इधर से देखो, चाहे आपको MnO2 का बोले तो भी तो चेंज 3 का ही होगा, आपको Mn+2 का बोले तो भी तो चेंज 5 का ही होगा। चेंज तो चेंज होता है, चेंज थोड़े बदलता है। तो ये वाली कंडीशन जो होगी वो कब होगी, ये वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं ये होगी आपकी न्यूट्रल या फिर वीक बेसिक में, और ये वाली कंडीशन होगी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम वाली कंडीशन। एक कंडीशन और आपको, जैसे K2Cr2O7, ये कुछ फिक्स एग्जांपल्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो
ये अगर आपका कन्वर्ट हो रहा है, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन शो करेगा, ये +3 के अंदर जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, ठीक है। तो +6 से कहाँ जा रहा है, ये +3 के अंदर, तो 3 का चेंज है, एन फैक्टर निकालना है। 3 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 2 है, तो कितना आ गया आपका 6 आ गया, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसका, तो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई कितना कर दीजिए, 6 कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे C2O4 -2 है, यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4, यहाँ होगा +3, +3 से किस में जा रहा है, +4 में। तो एन फैक्टर निकालना है, चेंज 1 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने 2, कितने का चेंज आ गया 2 का। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है C2O4 का, तो इसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब नेक्स्ट केस हम लोग बात करें, उससे पहले एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं। I- का कन्वर्जन भी 2 तरीके से होता है। अगर मीडियम एसिडिक होगा तो I2 में जाएगा, और अगर मीडियम बेसिक होगा तो IO3- में जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, यहाँ -1 है, यहाँ से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से I- जा रहा है किसके अंदर, IO3 में, यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +5। तो जब -1 से आप +5 में जाएंगे, तो -1 से पहले 0 और फिर 5 इंक्रीज करना है, तो टोटल चेंज कितने का है, 6 का। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। यहाँ टोटल चेंज कितने का है, 1। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। तो एन फैक्टर यहाँ कितना हो गया 1, और यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया आपका 6, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, IO4- है, ये कन्वर्ट हो रहा है I2 में, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब यहाँ पे एन फैक्टर 6 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो यहाँ जो भी कंपाउंड होगा उसका मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कोई मेटल हो सकती है, जैसे NaI हो गया, Ki हो गया, इस तरीके से। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, देखो यहाँ +7 है और यहाँ 0, कितने का चेंज आ रहा है, 7 का। तो एन फैक्टर कितना आ गया 7, और नंबर ऑफ एटम्स कितने 1, तो एन फैक्टर 7 है, तो यहाँ कितना आ गया 7 आ गया। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा रेडॉक्स में, व्हेन 2 और मोर एटम्स अंडरगोइंग ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे Fe+2 में और C2O4 का आपको पता है +3 स्टेट में होगा, यहाँ +3 है और यहाँ कौन सा होगा +4। ये +3 से किस में जा रहा है, +4 के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एन फैक्टर की बात करें इसको 1 ले लेते हैं, और यहाँ +2 से +3 में जा रहा है, तो एन फैक्टर 2 की बात करें तो यहाँ देखो चेंज 1 का आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स कितना आयरन के 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। इधर बात करें चेंज 1 का आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। और जब यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन में एन फैक्टर आपको फाइंड करना है, तो एन फैक्टर 1 और एन फैक्टर 2 ऐड कर दीजिएगा, टोटल एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1 + 2 = 3, ठीक है। तो अगर आपको मोलिकुलर वेट फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे मोलिकुलर वेट फाइंड कर लीजिएगा। अब मेरे को कैसे पता चला कि इसी तरीके से, अब आपको पता है कि जो FeC2O4 होगा वो जब ब्रेक होगा तो Fe+2 बनेगा, और C2O4 मैंने अभी ऊपर बताया कि हमेशा -2 चार्ज होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने हैं, तो यहाँ देखिएगा, जैसे देखो अगर हम लोग बात करें S2 की, तो जो O2- होता है ना, वैसे S2- होता है। तो Fe पे +2 आएगा, S2 पे -2 आएगा। यहाँ +2 से किस में जा रहा है, देखो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करोगे तो +3, और यहाँ फाइंड करोगे +4। तो यहाँ देखो एन फैक्टर कितना आ रहा है 1, जैसे हम लोग चेंज कितने का आ रहा है 1 का, नंबर ऑफ आयरन एटम्स 1 है, कितने का आ गया 1। यहाँ -2 से जा रहा है +4 में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, चेंज कितने का आ रहा है, -2 से ही जा रहा है, सॉरी ये जैसे O2- है ना, वैसे ही S2- होगा, जैसे वो नहीं होता आपका सुपर ऑक्साइड जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको रिएक्टेंट्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो देखिए ध्यान से समझना। जैसे S2 की बात करें, तो जैसे आपका परऑक्साइड नहीं होता, वैसे ये होता है, यानी एक सल्फर पे -1 चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -2, इस पे +2, यहाँ पे आ जाएगा +3, और यहाँ पे आ जाएगा +4। ये जा रहा है +2 से +3। तो एन फैक्टर की बात करें तो चेंज कितने का है 1 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने 1, तो एन फैक्टर 1 आ गया। यहाँ -1 से जा रहा है ये +4 में, तो एन फैक्टर 2 निकालना है। चेंज कितने का है
-1 से +4, -1 से पहले 0 फिर 4 बढ़ेगा, यानी 5 का चेंज है। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं 2, यानी 10 आ गया। तो n फैक्टर टोटल कितना आ गया, n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2 यानी 1 + 10 कितना आ गया आपका 11। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2 कर देना। यहाँ की बात करें, कॉपर की बात करें, कॉपर प्लस होगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, ये +1 है। +1 से ये जा रहा है +2 में और ये -2 से जा रहा है यहाँ पे SO2 है ये, ठीक है, ये जा रहा है +4 के अंदर। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे -2 से +4, n फैक्टर कितने का चेंज, 6 का चेंज। नंबर ऑफ एटम्स कितने 1, तो टोटल n फैक्टर 6 आ गया। यहाँ की बात करें n फैक्टर 2 की, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, चेंज कितने का 1 का। कॉपर के कितने एटम्स 2, तो n फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे 2, तो n फैक्टर टोटल कितना आ गया 2 + 6 कितना आ गया 8। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -2 होगा SO4 पे, और इसमें भी SO4 पे तो -2 होगा, लेकिन आप किसका ये रेडॉक्स है तो आप एक एटम को चेंज हो रहा होगा, वो किसका चेंज हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +6। तो ये +3 से जा रहा है +2 में, और आपका ये +6 से जा रहा है सल्फर +4 में। तो यहाँ n फैक्टर देखिए चेंज कितने का है 2 का, लेकिन कितने सल्फर एटम्स है 3 सल्फर एटम है ना, तो टोटल चेंज कितने का आएगा 6 का। यहाँ की बात करें n फैक्टर 2, चेंज कितने का है 1 का। आयरन के एटम्स कितने हैं 2, तो n फैक्टर टोटल कितना आ जाएगा 2 + 6 यानी 8। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल एकदम। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे सामने, when only one atom undergoing either oxidation or reduction but appears in 2 products with same oxidation number। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपको कोई एग्जांपल दिया, जैसे आपको दिया K2Cr2O7 दे दिया, ठीक है, आपका 2 प्रोडक्ट बना दिया, एक बना रहा है मान लो जैसे एक बना दिया जैसे CrCl3 बना दिया, और एक में बना दिया Cr2SO4 होल थ्राइस बना दिया। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन जो एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। जो एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होने वाली। तो हम आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक किसी भी एलिमेंट के लिए फाइंड कर लीजिए, दूसरे का टेंशन मत लीजिए आप। यहाँ +6 से किस में गया +3 में, n फैक्टर निकालना है, चेंज कितने का आया 3 का, और पर एटम कितने का चेंज आ गया 2 का, यानी n फैक्टर कितना हो गया आपका 2, n फैक्टर कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको मिल जाए, जैसे MnO4-, ये कन्वर्ट हो रहा है, एक कोई Mn+2, जैसे MnCl2 टाइप बन गया, एक MnSO4 टाइप बन गया। तो कुछ नहीं करना आपको, +7 यहाँ से कहाँ गया +2 में, n फैक्टर कितना 5 × नंबर ऑफ एटम्स 1, तो 5 आ गया, इसका n फैक्टर कितना हो गया 5 आ गया। तो बिल्कुल टेंशन नहीं ली, जैसा केस फर्स्ट में किया था वैसा ही कर देना। दूसरे एटम, ऐसा टेंशन नहीं लेने की दूसरे एटम में क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला उसमें। एक में आपको चेंज निकालना है, इस कंपाउंड के लिए चेंज आ गया, बस खत्म कहानी। ठीक है, देखिए केस नंबर 4 की अगर बात करें तो व्हेन वन एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड अदर एटम रिडक्शन, जब एक एटम का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे एटम का क्या हो रिडक्शन हो, तो इस वाले केस के अंदर आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ है +5 और ऑक्सीजन का है -2, यहाँ से ऑक्सीजन -2 से किस में गया 0 में, और यहाँ क्लोरीन जो है आपका वो +5 से किस में गया -1 में। तो यहाँ देखो रिडक्शन हुआ और यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो n फैक्टर होगा ना वो n फैक्टर 1 और n फैक्टर 2 दोनों बराबर ही आएंगे। तो n फैक्टर आपको एक लेना है, जैसे 5 से किस में गया -1 में, तो यहाँ चेंज कितने का आया 6 का, नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1। यहाँ की बात करें -2 से किस में गया 0 में, कितने का चेंज आया 2 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, तो ये भी कितना आया 6 और ये भी कितना है 6, तो इसका n फैक्टर ओवरऑल कितना आ गया आपका 6 आ गया। यहाँ की बात करें इस एग्जाम्पल में, जब आप अमोनिया में नाइट्रोजन का यहाँ फाइंड करोगे तो -3, इसका +6, यहाँ 0 और यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा +3, तो ये +6 से गया +3 में, कितने का चेंज आया 3 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने 2, कितना आ गया 6, ये -3 से गया 0 में, कितने का चेंज आया 3 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने नाइट्रोजन के 2, तो कितने का चेंज आ गया 2 का, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, आई होप 4th वाला केस आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट केस की बात करें, लास्ट एंड फाइनल नेक्स्ट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। जैसे देखो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ -3 होगा और यहाँ +1 होगा। 0 से -3 गया, ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मैंने ये बता दिए थे आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। यहाँ 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। इसके अंदर हम लोग 2 टाइप के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, वो दोनों आप ध्यान रखना। एक बार मैं बताता हूँ। टाइप नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, टाइप नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो देखो इस तरीके का एग्जांपल मैं लेता हूं। यानी आपको रिएक्शन अगर बैलेंसिंग दी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर टाइप 1 की मैं बात करूं तो इस तरीके का अगर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ ऑक्सीजन जो होगा वहाँ पे -1 होगा और हाइड्रोजन +1 होगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन -1 से किस में जा रहा है, -2 में, और यहाँ ऑक्सीजन -1 से किस में जा रहा है, 0 में। ठीक है, तो यहाँ चेंज कितने का है, 1 का, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, तो यहाँ कितने का चेंज आएगा आपका, 2 का। यहाँ 1 का चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो यहाँ भी कितने का चेंज आ रहा है, 2 का। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, अगर वो दोनों नंबर इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका n फैक्टर आने वाला है ना, वो NF1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NF2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टर आपका 2 हो जाए। अगर आपको यहाँ पे जैसे रिएक्शन बैलेंस करके देता है, जैसे H2O2 इज कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस हाफ O2, अगर इस तरीके से दे आपको तो भी बात तो वही आएगी ना आपकी, तब भी 1 से -2 और 1 से 0, उसी तरीके से हम लोग को चेंज निकालना है। तो आपको बैलेंस करके दे नहीं दे, अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स है अगर दोनों के लिए बराबर आ रहे हैं तो n फैक्टर वही हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। लेकिन टाइप 2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो टाइप 2 के केस में क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है टाइप 2 में। ठीक है, यहाँ देखो 0 है, 0 से जा रहा है -1 में, तो 1 का चेंज, और नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो कितने का चेंज आया, 2 का। और यहाँ 0 से जा रहा है ये +5 में, तो 0 से +5 में गया तो 5 का चेंज, और नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो कितने का चेंज आया, 10 का। अब यहाँ 2 का चेंज है, यहाँ 10 का चेंज है, चेंज दोनों का इक्वल नहीं है, तो आपको अगर n फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2 डिवाइड बाई n फैक्टर 1। अगर आपको अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो चेंज है वो बराबर नहीं आ रहा, तो आपको जो n फैक्टर फाइंड करना है वो क्या करना है, n फैक्टर 1 इंटू n फैक्टर 2 डिवाइड बाई n फैक्टर ऑफ 1 प्लस n फैक्टर ऑफ 2, यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 10, यानी 20 डिवाइड बाई 12, यानी 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो एनसीईआरटी के हैं, इनके लिए हम लोग n फैक्टर फाइंड करते हैं। ये सारे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ 0 से किस में गया है, ये -1 में, तो 1 इंटू कितना एटम्स है, 2, तो कितने का चेंज आया, 2 का। यहाँ की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो यहाँ 0 से किस में गया, +1 में, तो 1 का, और नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2, तो यहाँ भी कितने का चेंज आया, 2 का। तो मैंने बोला अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज इक्वल है तो n फैक्टर आपको उसी के इक्वल कर देना है। तो इस रिएक्शन का n फैक्टर कितना होगा, 2। बस इतना याद रखना कि फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगा, तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ से ये +3 में गया, यहाँ +1 में गया, यहाँ चेंज देखिए आप कितने का आ रहे हैं, 3 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4, कितना चेंज आ गया, टोटल 12। यहाँ गया 0 से +1 में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज, और नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4, तो यहाँ कितने का चेंज आ गया, टोटल 4 का। तो अब यहाँ पे देखो चेंज इक्वल नहीं है, तो आपको जब n फैक्टर निकालना है तो आपको n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 करना है। तो यहाँ देख लीजिए आप n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 करना है, तो ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 16, ये कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो इसका n फैक्टर कितना आ गया आपका, 3। एग्जाम्पल नंबर 3, तो यहाँ 0 से गया देखो -2 में, 2 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स 8 है, तो कितना आ रहा है, 16। और यहाँ गया आपका
0 से +2 में कितने का चेंज है, 2 का नंबर ऑफ एटम्स कितने 8, तो कितना आ गया 16। तो यहाँ चेंज बराबर है तो एन फैक्टर कितना हो गया इस रिएक्शन का आपका 16 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें तो ये +1 है, +1 से जा रहा है -1 में, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका +3, तो ये +1 से जा रहा है आपका +3 के अंदर। ठीक है, तो +1 से -1 में गया तो कितने का चेंज आया, 2 का चेंज, नंबर ऑफ एटम्स कितने 1, तो नेट चेंज कितने का 2 का, और +1 से +3 में गया तो चेंज कितने का आया 2 का, नंबर ऑफ एटम्स कितने 1, तो चेंज कितने का आया 2 का। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इस रिएक्शन का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर दिए, ये डिस्प्रपोर्शनेशन वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब एक लास्ट अगर मैं बात करूं तो आप अगर जैसे इन सब के अंदर आप मोलिकुलर वेट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इक्विवेलेंट वेट आपको एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी कब यूज़ करना है। ठीक है, एन फैक्टर आपका एक केस के अंदर वैलेंसी यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, जब आपको वैलेंसी कब आएगी, इन केस ऑफ एलिमेंट्स, जब आपको क्या गिवन हो, एलिमेंट्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैग्नीशियम के लिए फाइंड करना है, आपको कैल्शियम के लिए फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट, तो आप क्या कीजिए, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 24 और mg +2 स्टेट में होता है और वैलेंसी कितनी होती है 2, ये 40 वैलेंसी कितनी होती है 2, तो ये 12 आ जाएगा इसका, और इसका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। या फिर अगर हम लोग बात करें तो आप ऐसे भी केसेस ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया हुआ है ऐसे कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनमें सिमिलर एटम्स है, या ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं जिनमें सिमिलर एटम्स है, तो आप क्या करिए उस केस में, आप उस केस में क्या करिए, एक ही एटम को कंसीडर करिए, पूरे मॉलिक्यूल को मत लीजिए, एक एटम को कंसीडर कर लीजिए। तो इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है ऑक्सीजन का तो 16, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, कितना आ जाएगा 8। यानी आप एक एटम को कंसीडर कर लीजिए, पूरे मॉलिक्यूल को कंसीडर मत कीजिए। और अगर आपको पूरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो देखने पड़ेंगे। जैसे आपको मान लो पूरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है तो मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा 32, और अब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लेने पड़ेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, आप मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इसके अंदर वैलेंसी यूज़ कर लीजिए, आराम से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बोल रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 एंड N2। तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ -3 है। जब आप N2 से NH3 की तरफ जा रहे हैं तो जब आपको N2 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका N2 का, तो इसका मोलिकुलर वेट लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय इसका एन फैक्टर लिखना पड़ेगा NF। ठीक है, मोलिकुलर वेट 28 होगा, एन फैक्टर देखो 0 से 3 में जा रहा है, 3 का चेंज होगा, नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो कितने का चेंज होगा 6 का। तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट अगर बात करें तो यहाँ 6 आएगा, मतलब 17/3 आ जाएगा। लेकिन जब आपको बोला जा रहा है कि NH3, तो NH3 के लिए आपको उल्टा रिएक्शन सोचना पड़ेगा। -3 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, 3 का चेंज जा रहा है, और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने है 1 है, तो कितने का चेंज आया 3 का। यानी इक्विवेलेंट वेट अगर आपको NH3 का निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, इसका मोलिकुलर वेट कितना NH3 का 17, एन फैक्टर कितना यहाँ पे NH3 का NH3 का मोलिकुलर वेट 17 और एन फैक्टर कितना आ गया 3। N2 का 28 डिवाइड बाई 6 था तो ये 14 आएगा, ये कितना आएगा 3, ये 14 रहेगा आपका। ठीक है, तो आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन NH3 और N2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 माइनस इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास बताइए, 17/3 माइनस 14/3, यानी 3/3 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे कई बार डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि Fe+4H2 Fe3O4 और H2 में आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है आयरन का। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले चेंज फाइंड कीजिए इसका। देखिए Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, Fe कन्वर्ट हो रहा है आपका, देखते हैं Fe3O4 के अंदर। तो यहाँ 0 स्टेट है और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +8/3, यानी 0 से +8/3 के अंदर जा रहा है। तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका 8/3, नंबर कितना एटम्स का 1, तो कितना आ गया 8/3। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है आयरन का। तो आयरन का देखिए एटॉमिक वेट कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि आयरन एटॉमिक फॉर्म में,
तो एटॉमिक वेट ही लिखना पड़ेगा, 56 डिवाइड बाई 8/3 यानी ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट? 21 आ जाएगा आपका। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, जितना एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, सब कुछ जो भी जिस तरीके से पूछा जा सकता था वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। एंड इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे इक्वल करने। थैंक यू।